अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर टॉपिक चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसमें बैलेंस शीट कॉम्प्रिहेंसिव वाली कर रहे थे, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पार्ट 1 पार्ट 2 सब के लिए एक जैसे। अब उसके अंदर हमने एसेट्स कॉम्प्रिहेंसिव के तौर पर पढ़ लिया था, एसेट्स पढ़ लिया था, फिर इक्विटी पे आए। इक्विटी के अंदर एथोराइज कैपिटल अगर हो तो लिखें, नहीं तो छोड़ दें। फिर शेयर होल्डर इक्विटी, इसके अंदर मेजर मैंने आपको बोला वैसे तो दो ही चीज़, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, कार्य। अगर रिजर्व है तो वो इसमें इसी में लिख दो, कहानी खत्म, वरना रिजर्व की अलग से हेड है। उसके बाद फिर भी मैंने प्रीमियम अगर आ जाए तो प्लस में, डिस्काउंट आ जाए तो माइनस, रिटेन अर्निंग जो आईडी वाला उसको बोले थे। और उसका रिपोर्ट फॉर्म फिर एक मैंने अलग से भी मैंने बताया था, बिल्कुल जो सेकेंड ईयर के अंदर है तो उसके अंदर भी मैंने बताया कि उसको रिपोर्ट ऐसे करना, वरना इतनी टेंशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो आईडी वाला से उठा के स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल है तो वो ही दिया, अनक्लेम्ड शेयर है तो वो भी यही बना हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, एक सवाल के अंदर ये दोनों बैक वक्त में नहीं आ सकते, सही, एक वक्त में एक ही होगा, लेकिन आएंगे दोनों इसी हेडिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? रिजर्व्स। सही, हेडिंग आ गई रिजर्व्स या रिजर्व्स एंड फंड, ये भी लिखते हैं। अब कौन कौन से, मैं एक तो लिख देता हूं, जैसे रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज, रिजर्व फॉर सिंकिंग fund, reserve for sinking fund, reserve for plant extension, reserve for general reserve, capital reserve, कोई सा भी रिजर्व आए वो सारे के सारे इसमें आएंगे। तो मैं एक दो लिखूं काफी है ना, ठीक है। सही है, नहीं ओरली मैंने फिर भी बता दिया। कॉन्टिजेंसी, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी, रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन, कुछ भी लफ्ज आ जाए, जनरल रिजर्व, ये बीकॉम फाइनल के अंदर बड़ा आ रहा होता है, ये सारे रिजर्व वगैरह इसके अंदर, या कोई सा भी रिजर्व फॉर लायबिलिटी के लिए भी इनकम टैक्स के लिए रिजर्व करके अलग कर दिया वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारे रिजर्व यहाँ पर लगते हैं, ठीक। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लोन वगैरह आते हैं, लोन पेबल हो सकता है, डिवेंचर पेबल हो सकता है, डिवेंचर्स लफ्ज होता है, जिस तरह ये शेयर्स नहीं होता, शेयर लफ्ज होता है, डिवेंचर्स पेबल, मोर्टगेज पेबल, प्लेज पेबल, अच्छा, बॉन्ड्स पेबल, वो अल्फाज ज्यादा लिखना जो नॉर्मली पेपर में आता है। सही, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड कैश, ये अनक्लेम कौन सा वाला था? जब कैश डिविडेंड होता है, लायबिलिटी कैश डिविडेंड पेबल, वो पूरा का पूरा आपने साल के एंड पे डेबिट कर दिया, जितने पेमेंट हुई बैंक रेट, बाकी जो पैसे बैंक शेयर होल्डर ने अभी तक वसूल नहीं किए, उन सबको अनक्लेम में डाल देते, ये वो अनक्लेम्ड कैश। बट ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, अनक्लेम्ड कैश, सही। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो डाल दिया, लेकिन जब लायबिलिटी टोटल फर्म की कैलकुलेट की जाएगी ना किसी भी परसेंटेज
कोई परसेंटेज निकालने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वर्किंग कैपिटल निकालना है या करंट रेशो निकालना है आपने बिजनेस का, तो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो वहाँ करंट लायबिलिटी लफ्ज़ आ रहा है। इसी तरीके से कहीं किसी चीज़ के लिए हमें चाहिए टोटल लायबिलिटी रेशो निकालें, तो वहाँ टोटल लायबिलिटी के ऊपर के लिए अनक्लेम्ड कैश डिविडेंड ये नहीं है, ये नॉर्मल लायबिलिटी नहीं है हमारी। हम तो एक सिर्फ कस्टोडियन है, सांप बन के बैठे हैं कि ये बंदे आएंगे उनको पैसे दे देते हैं। हमारी कोई वो वाली लायबिलिटी नहीं कि वी विल हैव टू पे, हमें अदा कर रहे हैं। हम एक ऐसा कस्टोडियन बैठे हैं, निकाल के रखिए मैं तो भैया आओगे ले जाओ। यानी रेशोज कैलकुलेट करते हुए जहाँ लायबिलिटीज आ रही होंगी वहाँ पर ये लायबिलिटी काउंट नहीं होगी। कितना बड़ा पॉइंट है। अगर ये सवाल अगर हम कर रहे हैं कोई रेशोज वाला, उसमें ये लायबिलिटी के अंदर ये डाल दिया जाए, किसी को पता ना हो तो लायबिलिटी कैलकुलेट करके बैठ जाएगा, टेक्निकली सवाल ही गलत हो जाएगा। अलबत्ता अगर पता हो तो। बात अनक्लेम्ड कैश डिविडेंड आ गया। और कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये क्या होता है? जो डिवेंचर पेबल होते हैं ना कि 100 वाला डिवेंचर है, अब हमने वादा कर दिया कि 100 रुपये कह रहा है, हम 110 रुपये वापस करेंगे, 10 रुपये 110 वापस करेंगे, तो 100 रुपये तो डिवेंचर पेबल वापस कर रहे हैं, जो 10 रुपये और ऊपर वापस करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये आपको जब हम शेयर्स का सवाल करेंगे तो उसको ज़्यादा क्लियर होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यहाँ तक ओके हो गया। और क्या आती है कोई लायबिलिटी, अगर कोई आती है नॉर्मली पेपर में लॉन्ग टर्म के तौर पर? बस गालमन यही है, सही है। बस उसके बाद क्या चीज़ है लायबिलिटी के अंदर? बस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या है? करंट लायबिलिटी कोई क्या सारे पेबल आ जाएंगे। कौन कौन से? नोट पेबल, बिल्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, कैश डिविडेंड पेबल, अनअर्न्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर। सही है, यही सारे करंट थे ना। कोई छोटा मोटा लोन तो ये मुझे यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं ना। ओके की रिपोर्ट हो फिर मैं एक हाथ लिख देता हूँ अकाउंट्स पे, पूरी फैमिली आ गई। सही। जैसे नोट्स पेबल, बिल्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, अनअर्न्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश डिविडेंड्स पेबल, एहतियातन मैंने लिख दी थी ताकि रिटर्न के अंदर भी आपको पता रहे। सही है, ये भी यहाँ पर आता चल जाएगा। और बताओ यहाँ तो कोई इशू था? मैक्सिमम चीज़ें कर दी, वैसे जैसे जैसे पेपर में आता चला जाएगा वैसे वैसे हम और करते चले जाएंगे। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं। तो बैलेंस शीट ओके की रिपोर्ट हो गई है, बिल्कुल डन हो गया। तो काम क्या करना फिर एंड के अंदर? ये सारे एंडिंग बैलेंसेस को सम कर लो। इसी तरीके से इसको एंड के अंदर आप उसमें सम कर लो। ये क्या आ गया? टोटल इक्विटीज, जैसे हमने लास्ट में बैलेंस शीट थी। ये क्या आ गया? टोटल एसेट्स। तो ये बैलेंस आना चाहिए। सही। अगर ये इनिशियल होगी तो बैलेंस आएगी, पार्शियल होगी कुछ बैलेंस दिया कुछ नहीं दिया तो ये टोटल भी करने की जरूरत नहीं है। और पार्शियल में बात होता है ऐसा असेट साइड ही आएगा। जैसे सेकंड ईयर के अंदर आता है कौन सा? इश्यूज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर वाला जो सवाल, उसमें पार्शियल होता है सिर्फ और सिर्फ ये वाली इक्विटी साइड मांग रहा होता है नॉर्मली। एक आध ईयर पूरा मांगा है, 1996 में कभी मांगा शायद। इसी तरीके से
बीकॉम फाइनल के अंदर जब आओगे या पार्ट 1 के अंदर तो नॉर्मली बैलेंस ही मांग रहा होता है, पार्ट 2 के अंदर भी बैलेंस मांग रहा होता है, लेकिन अगर कभी पार्शल हो तो आपको कुछ बैलेंस देता है, कुछ बैलेंस नहीं देता, तो आपको बैलेंस भी करने की जरूरत नहीं। हाँ, एक दो लफ्ज आ रहा होता है यहाँ पर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, याद है ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट किस सवाल है, बीकॉम फाइनल में एडवांस अकाउंटिंग के इंस्टॉलमेंट सेल्स वाले सवाल में अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू है, सही क्या है, ये प्रॉफिट अनरियलाइज्ड, सही है। तो ये जो अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट होता है बेसिकली ये हमारा है प्रॉफिट ही, लेकिन अभी अनरियलाइज्ड रियलाइज नहीं हुआ, सही। लेकिन इसके अंदर लोग जो मैंने दोनों जगह देखा है कि यहाँ पर भी लिखा हुआ होता है, यानी कि उसको अनरियलाइज को अपना इक्विटी का पार्ट भी मानते हैं, तो डेफर्ड को यहाँ पर ऐड कर देते हैं कि यार एक ना एक तो प्रॉफिट बन ही जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर लिख लेते अनरियलाइज। और इसी तरीके से बाद में उसको अगर नहीं, वो उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ये अनरियलाइज जो है वो बेसिकली हमारी लायबिलिटी की सूरत है, जिस तरीके से अनर्न क्या है, हमने पैसे लिए हैं पहले से लेकिन अभी तक काम नहीं किया गया, काम कर देंगे तो इनकम बन जाएगी, ऐसी है ना। तो वो हम कहते हैं यहाँ पर अनर्न लिखा है, तो वो अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट को भी अनर्न के जुमरे में ला दें कि भाई अभी तक के हमने सारा का सारा एज अ लायबिलिटी क्रिएट किया, जैसे जैसे वो पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम उसको इनकम कन्वर्ट करते जाएंगे, अनरियलाइज को उठा उठा के डेबिट और रियलाइज क्रिएट करते जाते हैं, वही इनकम बनती चली जा रही है। यानी अनर्न पहले रिकॉर्ड करा हुआ था हमने उसको एज ए अनर्न, और फिर जैसे जैसे पैसे आते चले जा रहे थे अनरियलाइज डेबिट रियलाइज क्रिएट इनकम बनती जा रही है। अनर्न के साथ भी तो वही हो रहा होगा, जैसे जैसे काम करते जा रहे थे उठा के अनर्न डेबिट और इनकम क्रिएट यही कर रहे होते, तो वहां अनर्न की जरूरत लोग उसको डेफर्ड भी लिखते हैं, तो आप डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर भी डाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में भी यहाँ पर। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट कह रहा था कि अनरियलाइज क्या है, वैसे मैंने देखा उसको यहाँ पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, लेकिन अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हमारा शेयर होल्डर का हिस्सा होना चाहिए, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की बात ये मैंने अपनी बेस्ट ओपिनियन दे दी। बाकी यहाँ पर बैलेंस शीट हमारी ठीक है। लास्ट इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं डिस्कस करूँ ताकि मेरे बैलेंस शीट खत्म हो जाए, रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट, वो भी बात आप बीकॉम फाइनल के अंदर आ जाती है या फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर आती है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन, ठीक है। तो वो भी हाथ के हाथ देख लूँ ताकि हमारा बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वाला पोर्शन खत्म हो जाए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना, ठीक है। Statement of retention, early and come. Statement of retention for the year and December 31st, 2020. सही। अब स्टेटमेंट मैं बहुत डिटेल के अंदर बता रहा हूँ, फुल एंड फाइनल फॉरएवर। सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग, तो आपने लिखा रिटेन अर्निंग, सही। कब, जनवरी 1st,
घटेगा, जो भी ओपनिंग बैलेंस था वो फर्स्ट करो कितना है 1 लाख, अमाउंट फिगर ऐसे फर्स्ट करो, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर क्या होगी, कोई करेक्शन अगर की गई आप, सही, कोई भी करेक्शन एडीएलएस होती है या वो करेक्शन क्या हो सकती है, आप यूं कह लो अंडर स्टेट की भी थी, ओवर स्टेट की भी थी, ये आता है बात, सही है। फर्स्ट ईयर में भी बात, फर्स्ट ईयर में तो इतना कुछ कहानी नहीं होती, लेकिन ये पता होना चाहिए करेक्शन ऑफ एरर के अंदर ये कभी आता है, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होता है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीकॉम पार्ट 1 में कुछ पता ही नहीं होता किसी स्टूडेंट को, पता क्या हो किसी एमकॉम को भी पूछो तो उसको भी ऊपर से गुजर जाएगी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के अंदर सबसे पहली कहानी होती क्या है, कभी की नहीं होगी, तो लिहाजा ये पता जरूर होना चाहिए। तो पहला काम क्या होता है करेक्शन, करेक्शन में क्या कोई अंडर स्टेट या ओवर स्टेट कोई पंगा तो नहीं हुआ होता, कोई मसला तो नहीं हुआ होता स्टेटमेंट में, वो हमने एडजस्ट किया और सही किया उसको, वो सबसे पहला काम यहाँ पर ये होता है एडजस्टमेंट होती है, सही, करेक्शन। तो लिहाजा वो करेक्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं अंडर स्टेटेड या ओवर स्टेटेड किसी भी वजह से। तो ऐड या लेस कुछ भी हो सकता है, मैं फर्स्ट कर लो ऐड का क्या चीज, अंडर स्टेटेड इनकम, सही है, यानी क्या है बेसिकली मैं आपको आसानी के लिए अंडर स्टेटेड इनकम कितनी है भाई 10,000, तो मैंने यहाँ पर अब ये अंडर स्टेटेड भी हो सकता है, ओवर स्टेटेड भी हो सकता है, बेसिकली ये क्या है करेक्शन, क्या है करेक्शन। अब मैं ऊपर या तो हेडिंग डालूं करेक्शन, फिर उसके नीचे लिखूं अंडर या ओवर स्टेटेड ऐड या लेस, बात एक ही, तो आपको या तो ऐड मिलेगा या लेस मिलेगा। फर्स्ट ऑफ अंडर स्टेटेड लास्ट कम की भी थी तो इस दफा ऐड करा देते, मैंने ऐड करा, देखिए कितना हो गया 1,10,000, सही। अच्छा अब इस साल जो भी इनकम आएगी ऐड या लॉस आएगा तो लेस, तो फर्स्ट करो इनकम, तो मैंने क्या कर दिया ऐड, क्या चीज नेट इनकम। अब यहाँ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी लिख सकता हूँ, इनकम समरी भी लिख सकता हूँ, सही। इनकम आएगी तो ऐड और क्या नाम है लॉस आएगा तो लेस। वैसे उसूलन यहाँ पर लफ्ज मुझे इनकम समरी ही लिखना चाहिए या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी ही लिखना चाहिए कि इनकम एंड रेवेन्यू समरी में ऐड कर रहा हूँ या लेस, तो वो अंडरस्टूड है इनकम आई थी तो मैंने ऐड किया हुआ होगा, लॉस आएगा तो मैं लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट करो कितना है भाई 50,000, कितना आ गया 1,60,000, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस के अंदर करेक्शन की जाती है, करेक्शन करने के बाद उसके बाद फिर इनकम आएगी तो ऐड और लॉस आएगा तो लेस, ओके। उसके बाद फिर वो रिजर्व कैश डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर किया। अब इसमें से सबसे पहले अब दो ही चीजें लेस हो रही थी, तो लेस कर दिया आपने क्या डिक्लेयर्ड, सही, डिक्लेयर्ड, क्या डिक्लेयर किया आपने, डिक्लेयर किया क्या क्या कैश डिविडेंड हो सकता है, कैश डिविडेंड्स टेबल पूरा नाम, इसी तरीके से और क्या आपका स्टॉक डिविडेंड्स हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल, सही। जितना भी फर्स्ट करो 1,000 2,000, सही, टोटल कितना हो गया 3,000। इसी तरीके से ये लेस डिक्लेयर्ड एक चीज होती है एप्रोप्रिएटेड फॉर्म,
अब किन किन चीजों के लिए अप्रोप्रिएट किया है? जो भी रिजर्व contingencies, sinking fund, plant extension, जनरल रिजर्व वगैरह वगैरह जो भी ये भी लिख दिया मैंने यहाँ पर पढ़ करो 1000, 2000, 3000, फिर 1000। सही है? जितना कितना हो गया? 3, 4, 5, 6, 7। दस इसमें से लेस करते हो कितना गया? 1.5। ये रिटर्न है का एक्चुअल एंडिंग बैलेंस है। रिटेन अर्निंग्स दिसंबर 31, 2020। देखो ये बेस्ट प्रेजेंटेशन है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग की। सबसे पहले क्या है? ओपनिंग बैलेंस, फिर उसमें से करेक्शन एडलेस होगी। अगर कुछ कम लिख दिया तो ऐड करा दो, ज़्यादा लिख दिया तो लेस करा दो। उसके बाद फिर जो हिस्सा हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आया था तो वो ऐड या लेस होगा। प्रॉफिट आया था तो ऐड और लॉस आया था तो लेस। उसके बाद फिर कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड लेस होगा या कोई रिजर्व से निकाले हुए तो लेस होगा। लिखने का तरीका मैंने बताया प्रेजेंटेशन, ठीक है? यहाँ पर ओके की रिपोर्ट हो गई। और तो कोई खास इसके अंदर कोई चीज़ बताने वाली दिख नहीं रही। हाँ, यूं कह सकते हैं। देखो ये शुरू वाली कौन सी बैलेंस शीट होती है? ये होती है अनएडजस्टेड। सही? क्या कहती है? अनएडजस्टेड। करेक्शन करने के बाद कौन सी आ जाती है? रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग्स। सही? रिटेन अर्निंग्स कौन सी? एडजस्टेड। अब कौन सी आ गई? एडजस्टेड। सही? इसी को अनएप्रोप्रिएटेड भी कहते हैं। मैंने लिख दिया है, दिया था आपकी नॉलेज पे। ये जो शुरू में आपको बैलेंस मिलता है वो क्या है? अनएप्रोप्रिएट। अभी इसमें से कोई चीज एप्रोप्रिएट निकाली हुई नहीं है, तो इसको अनएप्रोप्रिएट, अनएडजस्टेड। फिर इसमें अगर कोई करेक्शन वगैरह है वो आप कर दे तो वही बैलेंस क्या कहलाता है? एडजस्टेड। अभी एडजस्ट हो गई। फिर इसमें से कुछ चीजें, फिर इनकम आएगी तो ऐड, लॉस आएगा तो लेस। ये करने के बाद फिर ये चीजें लेस कर। चाहो तो आप बोल रहे हैं इसको भी कुछ ना कुछ लिखूं। सही? तो यहाँ कुछ लाजमी नहीं, कोई फिगर है तो उसके साथ कुछ ना कुछ ठोक दो, लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, अब ये वाला जो बैलेंस अब दोबारा से आ गया, ये फिर दोबारा से ये जो एंडिंग बैलेंस है ये फिर दोबारा अनएप्रोप्रिएटेड हो जाता है। ये दोबारा बैलेंस कौन सा हो गया? अनएप्रोप्रिएटेड। देखो ना, ये अनएप्रोप्रिएटेड क्या रहा था ना, ये कहीं कहां से आया? पिछले साल से। अब इस साल का एंड ये हो गया, अब यही नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग में जाएगा तो ये कौन सा हो गया? अनएप्रोप्रिएटेड। यानी जो पहला बैलेंस होता है वो भी अनएप्रोप्रिएटेड, जो एंड का बैलेंस होता है वो भी अनएप्रोप्रिएटेड। तो कभी कभी गौर करना, कभी आपके दिमाग में आया यार सेकंड ईयर में हमने कभी पढ़ा था, हाँ रिटेन अर्निंग का बैलेंस पहले से उसके आगे खुला लगा हुआ है ब्रैकेट में अनएप्रोप्रिएटेड, तो कंफ्यूज मत होना। ये अनएप्रोप्रिएटेड मतलब क्या? ओपनिंग ही बैलेंस है, ठीक है? ओपनिंग ही बैलेंस है, तो अभी इसमें से कुछ चीज निकाली नहीं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अनएप्रोप्रिएटेड बैलेंस, ठीक है? और कोई चीज इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के अंदर आई डोंट थिंक सो कोई चीज है, बाकी बेसिक कंप्लीट हो गई, ठीक है?
जो बैलेंस शीट के अंदर जो मैं बता रहा था ना, प्रेजेंटेशन बेस्ट प्रेजेंट रिटेन यानी कि बैलेंस कैसे लिखना है, तो वो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये अनएप्रोप्रिएट बैलेंस ये वाला, और ये एप्रोप्रिएट बैलेंस ये वाला, इन दोनों को लिखना है बस बैलेंस शीट। बाकी ये अपनी जगह जा रहा होगा, ये अपनी जगह जा रहा होगा, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह जा रही होगी। सही, तो ये कैलकुलेट करके आप खुद से ट्राई मार सकते हैं, वरना तो जो मैंने सिंपल बताया बैलेंस शीट उसी तरह एंडिंग बैलेंस में आ रहा है, बस वो कर होता है, यही बैलेंस शीट ऑफ कोर्स हो गया बस। ठीक है, हमारी बेसिक खत्म, इंशाल्लाह फिर हम फास्ट फॉरवर्ड स्टार्ट। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल याद रखना, ये चीजें होंगी बीकॉम पार्ट 1 वालों के लिए, तो उनको वर्कशीट आसानी से समझ आएगी, वरना वर्कशीट ऊपर से गुजर जाएगी। सही, तो ये सारी चीजें आपको पता चल कौन सी चीज कहाँ जाती है कहाँ जाती है। तो वर्कशीट तो सिर्फ एक कॉलम है, आपको एक दफा समझ होगा, अच्छा क्योंकि बेसिक की भी होगी तो वो एक सेकंड में चीजें समझ आएगी, वरना वर्कशीट रट्टा लगाना पड़ जाएगा। ठीक है।